आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में जियोलॉजी यानी भूविज्ञान पार्ट 36 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। इसे हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर को मैं नमन करती हूँ। यदि आपने 35 पार्ट अच्छे से सुना होगा तो आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है कि पृथ्वी में सब कुछ क्या है, पानी में, और पानी से ही क्या है, इसका निर्माण हुआ है यानी निर्मित है, और ताप या अग्नि उसमें कोई योगदान नहीं होता है। ये किसका मानना था? नेपच्यूनिज्म जो की विचारधारा के, यानी जो वर्नर हैं। अब क्या है, जितनी तेजी से बढ़ी थी उतनी ही तेजी से क्या हो गए, समाप्त। तो जो चीज़ जितनी तेज से बढ़ती है उतना ही तेजी से वो समाप्त भी हो जाती है। इसका सबसे प्रमुख कारण कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले कौन थे? प्रोफेसर वर्नर। अब ये हमने आपको बताया भी। अपने आसपास के क्षेत्र को क्या है छोड़कर दूर दूर तक क्या इन्होंने किया? फील्ड वर्क नहीं किया था। अब भाई जब आप अपने एक लिमिट में कोई काम करेंगे और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो वो समझ लीजिए काम अच्छा नहीं होगा, और उस पर कई लोगों से उस पर विचार भी लेना चाहिए, वही काम अच्छा होता है। जब उन्हीं के शिष्यों ने वह किया तो उन्हें अपने गुरु के मत की कमजोरी समझ में आ गई और उन्होंने पाला क्या है, बदल दिया। अब धीरे धीरे नेपच्यूनिज्म खत्म हो गया और इसकी शुरुआत वर्नर के जीवन काल में ही हो गई। यद्यपि स्वयं वर्नर ने अपना मत नहीं बदला। अब क्या हुआ, नया फील्ड वर्क कभी भी नहीं कर सकते थे। जब तक वे सक्रिय थे तब तक अपनी बातों से, अपनी तर्क शक्ति से सामने वालों को प्रभावित कर सकते थे। अब जब वो है ही नहीं है तो करेगा कौन? परंतु उनकी अब जब इससे वो अवकाश ले लिया, सेवानिवृत्ति के बाद अब स्थिति क्या है, चेंज हो गई। यहाँ तक कि फ्री वर्क एकेडमी में क्या है, जीगोन ऑसी पढ़ने के लिए नए विद्यार्थी ही मिलना, जियोलॉजी पढ़ने के लिए नए विद्यार्थी ही मिलना बंद हो गया। कि यहाँ तो गलत, एक्चुअली लोगों की धारणा ऐसे बन जाती है कि यहाँ गलत पढ़ाया जाता है। अब एक प्राध्यापक के कारण किसी संस्थान का नाम जैसे ऊंचा उठता है वैसे ही क्या हो जाता है, उन्हीं के कारण ही वह गिर भी सकता है। अब इसका अनुपम उदाहरण है यह जियोलॉजी का पढ़ाओ। अब वर्नर से 6 वर्ष बड़े थे रेने जस्ट हबी। अब इनका टाइम क्या था, 1743 से 1821, और थोड़े बाद के ही थे। अब क्या है, वर्जिलियस। अब इनका टाइम क्या है, 1700 से 1779 से 1848। यद्यपि दोनों ही आज के अर्थ में भूवैज्ञानिक नहीं थे, परंतु भूविज्ञान की कहानी में दोनों के योगदान अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। अब हबी ने क्रिस्टल या विज्ञान के सिद्धांत स्थापित किए और वर्जिलियस ने रासायनिक विश्लेषणों की पद्धतियों का क्या किया, डेवलप कर मॉडर्न रसायन शास्त्र को नया रूप दिया। अब खनिज विज्ञान का आधार यही 2 मूलभूत विज्ञान है। खनिजों को अलग अलग पहचानने के लिए उनके गुणों या विशेषताओं का ही आधार लिया जाना चाहिए। यह बात तो वर्नर ने समझ ली ही थी, परंतु किसी खनिज में वे गुण और विशेषताएं होती ही क्यों हैं, यह जानने का आधार क्रिस्टल विज्ञान और रसायन विज्ञान। आज भी जब विद्यार्थी भूविज्ञान
पढ़ना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उन्हें खनिजों को देखकर अर्थात भौतिक गुणों के आधार पर पहचानना सिखाया जाता है। और ये भौतिक गुण जैसे रंग, चमक, कठोरता, टूटने की प्रक्रिया, घनत्व, आकृतियाँ आदि खनिजों में होते ही इन्हीं दो कारणों से है, अर्थात उनका रासायनिक संगठन और आणविक संरचना जो क्रिस्टल बनने का आधार है। इस प्रकार भूविज्ञान का विकास इस एक दिशा में अर्थात खनिज विज्ञान और सेल विज्ञान के क्षेत्र में जैसे हो रहा था, वैसे ही वह एक अन्य क्षेत्र में भी हो रहा था, और वह क्षेत्र था खनिजों और सेलों के बनने की प्रक्रिया का। यह क्षेत्र विशुद्ध भूविज्ञान का क्षेत्र था। अग्नि, औषधि तथा कायांतरित जैसे सेल और खनिज होते हैं, यह लगभग मान्य हो चुका था। सेलों में मिलने वाले कुछ खनिज सेलों के साथ ही उसी प्रक्रिया से बनते हैं सहजात, परंतु कुछ अन्य सेल बनने के बाद उसमें घुसते हैं पश्चात यह बात भी स्थापित हो गई। परंतु इन सब सुदूरभूत काल में घटी प्रक्रियाओं को समझने के लिए जमीन में, पहाड़ों में अर्थात क्षेत्र में सेल कैसे स्थित होते हैं, इसे समझना आवश्यक था। इसे समझते समय भूविज्ञान की जिस शाखा का विकास हुआ उसका नाम है संरचनात्मक भूविज्ञान। अब देखिए, हम देख चुके हैं कि निकोलस स्टीनो ने सिद्ध कर दिया था कि जब सेल की परतें जमाव होती हैं तो पुरानी नीचे और नई ऊपर, यही क्रम होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत तथा जमा होते समय वे क्षैतिज ही होती हैं। मूल क्षैतिजता का सिद्धांत आज यदि क्षेत्र में सेल झुके, मुड़े, टूटे, एक दूसरे पर चढ़े आदि रूपों में मिलते हैं तो यह सब बाद में पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण होता है। सेलों का यह झुकना, नत या डिप, मुड़ना, विशिष्ट नियमों के साथ टूटना, भ्रंश आदि का अध्ययन करने का विषय है संरचनात्मक भूविज्ञान यानी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। इसी क्रम में भूवैज्ञानिकों को एक बात और समझ में आई, और यह थी कि क्षेत्र में कई अलग अलग काल के सेल एक के ऊपर एक मिलते हैं। इस संरचना को कहते हैं विषम विन्यास, या जिसके महत्व को बताने वाले और इन आधारों पर भूविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखने वाले वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था? जेम्स हटन। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहीं पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का इतना आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बाय।